ओके जी, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रादर देन सब्जेक्ट जो शुरू करने जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट है आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंट्स, जिसको हम कंपनी अकाउंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि कंपनी अकाउंट्स के साथ साथ आपको ऑडिटिंग भी करना है। तो 70 मार्क्स का कंपनी अकाउंट्स का पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंट्स का, और 30 मार्क्स का आपके पास ऑडिट का पेपर है। अब 30 मार्क्स ऑडिट थ्योरी है, जिसमें बहुत अच्छा स्कोप है कि आप 20+ मार्क्स बड़ी आसानी से ले सकते हैं। थ्योरी पेपर है पूरा का पूरा, और अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। और मजे की बात यह है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है। ऑडिटिंग का बिल्कुल लिमिटेड सा सिलेबस है, केवल 5-6 छोटे छोटे चैप्टर हैं जिनको आप लर्न करेंगे तो उसमें से 30 में से आराम से 20+ मार्क्स ले सकते हैं। पर कंपनी अकाउंट्स का जो पेपर है, ये पेपर सब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि टैक्स और कॉस्ट वगैरह को करके, ILGL को करके बच्चों को आदत पड़ जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर करने की, तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में हमें केवल इतनी समझ काफ़ी होती है कि ये सही है या गलत है, उससे काम चल जाता है। पर सब्जेक्टिव टाइप पेपर में अगर आपको पता भी है कि ये चीज़ सही है या गलत है, उसकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। अगर प्रेजेंटेशन सही नहीं है, तरीके से आप उसको लिख नहीं पाए, तो आपके नंबर फिर भी काटे जा सकते हैं। हालांकि वो आपको आता है, पर फिर भी अगर प्रेजेंटेशन में गड़बड़ कर गए तो गड़बड़ हो जाएगी। एक तो ये फैक्टर है कि प्रेजेंटेशन मैटर करेगी। दूसरा, जब सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो उसको लिखने में समय बहुत लगता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आपने टिक मार्क करना है, आता है तो टिक कर दिया, नहीं आता है तो। सब्जेक्टिव में लिखने में जो समय लगता है। अब कंपनी अकाउंट्स लेंदी पेपर है, इसके क्वेश्चंस लंबे लंबे आते हैं, जिनको सॉल्व करने में भी क्या लगता है, टाइम लगता है। तो इसके लिए अब इसकी लेंथ को संभालने के लिए और इसको सही तरीके से करने के लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस लिख लिख के क्वेश्चन घर में किए हैं, बार बार प्रैक्टिस किए हैं, तब तो आप समय के अंदर अंदर पेपर में कर पाएंगे। वरना बहुत चांसेस हैं कि अगर बच्चे की तैयारी पूरी नहीं है, उसकी प्रैक्टिस पूरी नहीं है, तो उसका पेपर छूट जाएगा। पेपर छूटना मतलब सीधा सीधा मार्क्स का नुकसान होना। ठीक है, तो होपफुली आप इन दो बातों को ध्यान रखेंगे जो डिफरेंसेस मैंने बताए। एक इंपॉर्टेंट बात प्रेजेंटेशन, दूसरी बात सफिशिएंट रिटन प्रैक्टिस। क्या है, केवल आना काफी नहीं है, रिटन प्रैक्टिस। क्योंकि जब हमारे पास समय का अभाव होता है तो हम क्या करते हैं, नर्वसनेस में गलतियां करनी शुरू करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं। तो ऑब्वियसली कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, क्वेश्चन क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है कि नहीं। तो अगर ये हमारे को प्रैक्टिस होगी तभी हम इस पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। आइए हम शुरुआत कर रहे हैं आपके पास कॉर्पोरेट या कंपनी अकाउंट से। अब कंपनी अकाउंट्स के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, या इसको बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स। पर अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो अकाउंटिंग के हैं। जो लोग आप लोग सब अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स आता ही है, डेबिट क्रेडिट सब आप जानते ही हैं। तो कुछ बेसिक जो डेबिट क्रेडिट का जो सिस्टम है और जो कुछ बेसिक्स हैं, उनको पहले मैं यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। हालांकि आपको आता है, बट मैं कुछ शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूँ। उन तरीके को आपने करना है, याद करके रखना है। और जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जब मैं आपसे डेबिट और क्रेडिट करने के लिए, एंट्री बनाने के लिए बोलूंगा, तो आपको उन तरीकों को याद रखना है जिस तरीके से मैंने करवाया। ठीक है जी। अच्छा, आप लोग एक चीज जानते हैं, आप लोग एक चीज जानते हैं कि जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट ये हमने बना दिया। अकाउंट के अंदर दो साइड्स होती हैं। लेफ्ट साइड को हम कौन सी साइड बोलते हैं, और क्रेडिट साइड कौन सी होती है, राइट साइड। तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि डेबिट का मतलब क्या है और क्रेडिट का मतलब क्या है। अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं होता। केवल डेबिट और क्रेडिट दो नाम है। डेबिट किसका नाम है, अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड का नाम। किसका, और अकाउंट की राइट हैंड साइड का नाम क्या है, क्रेडिट। अगर बचपन में मतलब शुरुआत में इनका नाम उल्टा रख दिया होता, लेफ्ट साइड को क्रेडिट रख दिया होता और राइट को डेबिट रख दिया होता, तो आज तक भी वही चलता। इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम आपसे पूछें, बताइए डेबिट का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। क्रेडिट का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। ये केवल दो नाम है। ठीक है, अकाउंट की लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, और राइट साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। पर अगर मैं पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, व्हाट इज, व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। हाँ जी,
कोई बता सकता है व्हाट इज डेबिट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट? बताइए, कभी सुना है आपने ये शब्द डेबिट बैलेंस एन अकाउंट? यू नो हाउ टू बैलेंस एन अकाउंट? हाउ डू वी बैलेंस एन अकाउंट, वो पता है? अच्छा, हम अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं पता है? नहीं, किसी को नहीं पता? कैसे क्लोजिंग करते हैं? अकाउंट की क्लोजिंग कैसे करते हैं? साल के एंड में अकाउंट को क्लोज करते हैं ना? कैसे क्लोज करते हैं? मान लीजिए हमारे पास डेबिट साइड है, डेबिट साइड पे आइटम्स लिखी होंगी, क्रेडिट साइड पे कुछ आइटम्स लिखी, अब इस अकाउंट को क्लोज करना है, तो कैसे क्लोज करते हैं? देखते हैं दोनों साइड में से किसका टोटल ज्यादा है। किसका टोटल? मान लो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, यही सेम टोटल हम कहां लिख लेते हैं? क्रेडिट साइड पे। इसमें से जो क्रेडिट साइड का टोटल है उसका डिफरेंस माइनस कर देते हैं। मान लो इस साइड का टोटल आ रहा है 2 लाख, कितना आ रहा है? और इधर 50,000 आ रहा है, तो डिफरेंस इधर कितना आ जाएगा? 1,50,000। हाँ या ना? तो इसको हम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग ऑफ एन अकाउंट और बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। तो जब हम अकाउंट को क्लोज करते हैं या जब अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं, क्या करते हैं? तो क्लोजिंग बैलेंस आता है। क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा? या तो क्रेडिट साइड पे आएगा या तो डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे कब आएगा? अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड बढ़ी है तो, अगर किसी अकाउंट की डेबिट साइड बढ़ी है, क्या है? तो ये जो आपने बैलेंस सीडी निकाला है, क्या निकाला है? तो ये कौन सी साइड पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, अगर ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। क्या बोलते हैं? ये बैलेंस सीडी कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। क्या है? क्योंकि डेबिट साइड बढ़ी है और क्लोजिंग बैलेंस कहां पर आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो डेबिट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट का मतलब डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। दिस इज द डेबिट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, इज द डिफरेंस बिटवीन the debit side and credit side. This is the excess of debit side over the credit side. तो debit balance of an account क्या हो गया? Excess क्या हो गया? Excess of debit side over credit side. समझ में आ गई बात? ठीक है, तो एक्सेस कितना एक्सेस है? मान लीजिए मैंने बोला था इसका टोटल 2 लाख है और ये टोटल 50,000 है, तो हाउ मच इज एक्सेस? 1,50,000। एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। अब देखिए बेटा, अकाउंट्स अलग अलग तरह के होते हैं, अकाउंट्स की नेचर अलग अलग तरह की होती है। कुछ असेट से रिलेटेड अकाउंट है, कुछ लायबिलिटी से रिलेटेड है, कुछ एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, कुछ इनकम से रिलेटेड है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह के अलग अलग तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है जी कि हमारे पास अगर अकाउंट्स किससे रिलेटेड है? असेट्स। किससे? या किससे रिलेटेड है? एक्सपेंसेस। या किससे रिलेटेड है? लॉसेस। असेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेटेड अगर अकाउंट है तो इन अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। क्या है? इन अकाउंट्स का कौन सा बैलेंस होता है? असेट का, एक्सपेंसेस का, लॉसेस का कौन सा बैलेंस होता है? इनकी हमेशा कौन सी साइड बड़ी होती है? डेबिट साइड बड़ी होती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया तो ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा? नेक्स्ट ईयर इसका ओपनिंग बैलेंस कहां लिखेंगे? इधर लिखेंगे डेबिट साइड पे। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। अब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये आ गया, ये जो क्लोजिंग बैलेंस था लास्ट ईयर का, ये क्या बन गया? ओपनिंग। तो इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस था? कौन सी साइड बड़ी थी? तो जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसका ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आ रहा है और क्लोजिंग किस तरफ आ रहा है? याद रहेगा? तो जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कौन से अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है? असेट, एक्सपेंसेस एंड। तो इन अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा?
विच साइड, एंड क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा, जी क्लियर? अच्छा, अब यहां पर ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अगर हमने लिख दिया, तो एक चीज और समझनी है यहां पर कि भाई इसका डेबिट साइड भी है, क्रेडिट साइड भी है। इसको ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे आता है, क्लोजिंग क्रेडिट पे आता है। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इसकी डेबिट साइड बड़ी थी, अगर मैं डेबिट साइड पे कुछ और अमाउंट लिख देता, मान लो 20,000 का, तो क्या फर्क पड़ जाता? अगर मैं डेबिट साइड पे 20,000 रुपये और जमा कर दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये 2 लाख की जगह कितना हो जाता? 2 लाख, इसमें भी 20,000 जमा हो जाएगा। अब इधर भी 20,000 जमा हो जाएगा, और आंसर में क्या फर्क पड़ेगा? ये भी 20,000 से बढ़ जाएगा। तो जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, क्या है, उसके डेबिट पे लिखने से बैलेंस बढ़ जाएगा, बैलेंस। और अगर मैं उल्टा कर देता, भाई 20,000 यहां ना लिखूं, तो अगर मैं 20,000 क्रेडिट साइड पे लिख दूं तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? ये बैलेंस कम हो जाएगा, बैलेंस। अब बेटा जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, क्या है, डेबिट में डेबिट ऐड होता है, डेबिट में डेबिट, जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसको और डेबिट कर दोगे तो वो तो बढ़ जाएगा उसका बैलेंस। और अगर आपके पास डेबिट बैलेंस है और आप क्रेडिट कर दो, उल्टा कर दो, तो उसका बैलेंस घट जाएगा। तो एक रूल हमें पता चल गया कि अगर आपने इस डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट को इंक्रीज करना है, क्या करना है, या प्लस करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, डेबिट। इसको अगर आपने क्या करना है, डिक्रीज करना है या माइनस करना है, तो आपको इस अकाउंट को क्या करना चाहिए, क्रेडिट। तो जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, जिस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, तो उसके लिए डेबिट साइड कौन सी साइड है, प्लस साइड, और क्रेडिट साइड उसके लिए कौन सी हो गई, माइनस। जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट में डेबिट क्या होता है, प्लस, और डेबिट में क्रेडिट क्या हो जाता है, माइनस। जी, अब इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड बड़ी आ रही है, तो अगर डेबिट में आप कुछ और लिख देंगे तो ये इसका बैलेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रूल ये बन गया कि जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, जैसे भाई मेरे पास 2 लाख रुपए की एसेट्स हैं, मैंने 20,000 रुपए की और एसेट्स खरीद ली, तो बताओ असेट बढ़ी या घटी, बढ़ गई। 2 लाख से कितनी हो गई, 2,20,000। अब असेट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो असेट बढ़ रही है ना, तो मुझे 20,000 रुपए और डेबिट कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, तब ये अकाउंट बढ़ जाएगा, हाँ या ना। और मान लो मेरे पास 2 लाख की एसेट है, 50,000 की एसेट बेच दी, तो असेट बढ़ी या घटी, घट गई। असेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, असेट अकाउंट का। अब इसको घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, समझ में आ गई बात। तो इस अकाउंट को इंक्रीज करना है, क्या करना है, बढ़ाना है, या प्लस करना है, तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। डिक्रीज करना है या माइनस करना है, तो क्या कर दो, हम सारी जनरल एंट्रीज ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल रूल है, आपको पता होना चाहिए असेट एक्सपेंसेस लॉसेस का डेबिट बैलेंस है। असेट बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो, ठीक है, एक्सपेंसेस या लॉसेस बढ़ेंगे तो डेबिट और घटेंगे तो, जैसे असेट खरीदी, तो बताओ बिजनेस में असेट बढ़ रही है या घट रही है, तो बताओ डेबिट करूं या क्रेडिट, डेबिट करेंगे। हाँ, असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज की, असेट पे बताओ असेट बढ़ रही है या घट रही है, घट रही है, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट। असेट सेल कर दी, असेट चोरी हो गई, क्रेडिट करेंगे। याद समझ में आ गया। मैंने रेंट पे किया, क्या पे किया, रेंट पे किया, तो खर्चा बढ़ा या घटा, बढ़ गया, हाँ या ना।
रेंट अकाउंट में खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? खर्चा करने से बढ़ता है ना, तो खर्चा किया तो बढ़ा ना, तो क्या करेंगे? डेबिट। रेंट ड्यू है पर पे नहीं किया तो खर्चा बढ़ा या नहीं? रेंट ड्यू है, पूरा महीना तुम मकान में रह लिए, पूरा महीना रह लिए, किराया नहीं दिया अभी तक, खर्चा हो गया या नहीं हुआ? रेंट ड्यू बट नॉट पेड का मतलब है खर्चा हो गया है पर दिया नहीं है बस, तो खर्चा तो हो गया है तो डेबिट करेंगे। रेंट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अगर कैश में पे कर दिए होते तो भी तो खर्चा हो गया ना, तो एंट्री क्या करते? रेंट डेबिट होता, कैश क्या हो जाता? क्रेडिट। पर अब रेंट, अब तुमने खर्चा कर दिया है पर अभी पे, तो क्या हुआ? एक तरफ खर्चा हो गया, दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ गई, दूसरी तरफ रेंट तो डेबिट होगा ही होगा पर कैश क्रेडिट नहीं होगा। कैश की जगह क्या आ जाएगा? रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट लायबिलिटी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? समझ में आ गई बात? तो इन तरीकों से हम तुम्हें सिखाएंगे कि एंट्री। अच्छा एक बात बताओ, हर वक्त मान लो आप जनवरी से लेकर और दिसंबर तक रेंट देते हो। जनवरी में रेंट दिया 10,000, कितना? तो रेंट अकाउंट में कितना डेबिट होगा? 10,000। फरवरी में रेंट दिया 10,000, तो रेंट अकाउंट में कितना डेबिट होगा? ठीक है, 10 और 10 कितना हो गया? अच्छा, मार्च में दिया 10,000, फिर डेबिट हो गया, करते करते दिसंबर तक 10,000 दिया, तो रेंट अकाउंट में कितना डेबिट हो गया? जनवरी से दिसंबर तक 1,20,000। कितना हो गया? अब बताओ ये 1,20,000 रुपया रेंट अकाउंट क्लोज करके इस रेंट को कहां ले जाओगे? 1,20,000 को पूरे साल में जितने भी खर्चे करते हैं, क्या करते हैं? वो साल के अंत में कहां ले जाते हैं? P&L अकाउंट में। कहां ले जाते हैं? और पूरे साल में जितनी भी इनकम होती है वो साल के एंड में कहां ले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में। तो याद रख लो, जब पूरे साल के खर्चों को, पूरे साल के जितने भी आपने पूरे साल में खर्चे किए, उनको साल के एंड में उस खर्चे के अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। और क्लोज करके कहां ले जाया जाता है? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या P&L अकाउंट में। तो जब अकाउंट को क्लोज करके ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में ले जाते हैं तो इसको बोला जाता है क्लोजिंग एंट्री। क्या बोला जाता है? रेंट पे करोगे तो रेंट डेबिट होगा या क्रेडिट? रेंट पे करोगे तो रेंट डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट। जनवरी में रेंट दिया, डेबिट। फरवरी में रेंट दिया, डेबिट। मार्च में रेंट दिया, दिसंबर में रेंट दिया, डेबिट। अब रेंट अकाउंट को क्लोज करोगे, क्या करोगे? तो डेबिट होगा या क्रेडिट? क्रेडिट होगा। क्या होगा? जब किसी अकाउंट को क्लोज करना हो तो जो उसका बैलेंस होता है उसका उल्टा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे क्रेडिट। यस और नो? समझ में आ गई बात? तो अगर मैं पूछूं किसी खर्चे की क्लोजिंग एंट्री क्या है, रेंट की क्लोजिंग एंट्री क्या है, तो रेंट का डेबिट बैलेंस होता है। क्लोज करना तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो टू रेंट हो गया, डेबिट किसे करना है? P&L। तो क्लोजिंग एंट्री क्या बन गई? P&L टू रेंट। तो कैसे क्लोजिंग एंट्री बनाई जाती है, समझ में आई? आपसे बोलो क्लोजिंग एंट्री बनाओ तो कैसे बनाओगे? ठीक है कि नहीं? इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया कैसे करना है। तो इन्हीं एंट्रीज का यूज करके तो हमने सब कुछ करना है, हमें रट्टा नहीं लगाना है, हमें समझना है कि क्लोजिंग एंट्री कैसे बनेगी। ठीक है कि नहीं? हाँ जी, हो गया ये। अब इसी प्रकार से आपके पास एक अकाउंट होता है जिसका क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। क्या होता है? मान लीजिए हम यहां एक अकाउंट बनाते हैं, दो साइड है, डेबिट साइड और अब क्रेडिट साइड का जो टोटल है मान लीजिए वो 2 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है? और डेबिट साइड का जो टोटल है वो कम है, मान लीजिए 50,000 है। तो सेम 2 लाख रुपए आप कहां लिखेंगे? और मान लीजिए ये केवल 50,000 है। तो क्रेडिट साइड बढ़ी है तो डिफरेंस कहां पर आएगा? आ गया? तो इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट साइड बढ़ी है और डिफरेंस कहां आ रहा है? डेबिट साइड पे। तो इस 1,50,000 को हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कितनी बड़ी है।
1.5 लाख से बड़ी है, कितने से बड़ी है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट क्या आएगा? क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन, या क्रेडिट साइड एक्सेस ओवर द किन किन तरह के अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है? कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका क्रेडिट बैलेंस होगा? असेट का उल्टा, लॉस का उल्टा, ठीक है, और एक्सपेंस का उल्टा इनकम, और लॉस का उल्टा गेन। तो ये जो आपके पास 3 अकाउंट्स हैं, इनका कौन सा बैलेंस है? These 3 accounts have क्रेडिट बैलेंस। क्या हो सकता है इनका? क्लियर? इन 3 अकाउंट्स का उल्टा क्या है? ठीक है, वो 3 अकाउंट थे, उनका उल्टा ये हो गया। तो इनका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। अच्छा बेटा, ये इधर क्लोजिंग बैलेंस है, तो अगली बार ये क्या आएगा? इधर ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा? तो इस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड पर, जो कि उसका बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस, हम ओपनिंग बैलेंस हमेशा उसी तरफ आता है जो उस अकाउंट का बैलेंस होता है। और आपको पता क्लोजिंग तो ओपनिंग का उल्टा होता है। क्लोजिंग तो तब ओपनिंग क्रेडिट में आ रहा है तो क्लोजिंग कहां आएगा? डेबिट में। देखो है कि नहीं डेबिट में? ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस किधर आना है? आया समझ में? अब अगर इंक्रीज करना है, किस अकाउंट को इंक्रीज करना है? जिसका क्रेडिट बैलेंस है, इसको इंक्रीज करना है। तो बेटा इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट में क्रेडिट जुड़ेगा और डेबिट माइनस होगा। तो इसको इंक्रीज करना है तो कौन सी साइड पे प्लस लिखना पड़ेगा? और डिक्रीज करना है तो कहां लिखना पड़ेगा? डेबिट पे उल्टा। जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, तो उसको बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करोगे तो वो बढ़ेगा। ठीक है, और डेबिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे हर महीने हमें रेंट मिलता है, क्या मिलता है? अब देना नहीं है, मिलता है, तो इनकम। तो हर महीने रेंट क्या होगा? क्रेडिट। जनवरी में क्रेडिट, फरवरी में क्रेडिट, पूरे साल का रेंट साल के एंड में कहां जाएगा? P&L में, उसकी क्लोजिंग एंट्री बनेगी। तो पूरा साल रेंट तो क्रेडिट होता रहा। अब क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट, है ना? तो रेंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किसे करोगे? P&L अकाउंट। हर महीने की सेल्स क्रेडिट होती रही। हर महीने जितनी भी सेल हुई आप क्या करेंगे? क्रेडिट। पूरे साल की सेल साल के एंड में कहां जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सेल को ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाना है तो सेल तो हमेशा क्रेडिट करते रहे ना आप। तो क्लोज करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो सेल्स डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट किसे करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ या ना? इज दैट ओके? नम्रता बताओ। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे? इंक्रीज और प्लस करना है तो डिक्रीज करना है और माइनस करना है तो
डेबिट करेंगे जी। यहां तक किसी को कोई दुविधा? अब इनको यूज करके हम थोड़ी सी कुछ एंट्रीज बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने असेट परचेज की, क्या की? तो हम रटी रटाई एंट्री पे नहीं करेंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे। अगर असेट हमने कैश में परचेज की तो दो बातें हो रही हैं, एक असेट प्लस हो रही है। कैश भी क्या है? असेट होता है, और कैश क्या हो रहा है? माइनस। तो असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है जी। कैश का भी कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है जी। असेट बढ़ रही है तो, और इसका डेबिट बैलेंस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और दूसरी तरफ दूसरी असेट घट रही है, असेट, ठीक है, इसका डेबिट बैलेंस है और घट रही है, तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। हाँ या ना? तो एंट्री क्या बन जाएगी? असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री कैसे बन जाएगी? असेट अकाउंट डेबिट टू, सिंपल। ऐसे मुझे एनालिसिस करके बताइए, अगर मैं लिखता हूं असेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अगर मैंने असेट क्रेडिट पे परचेज की है, तो ऐसे ही एनालिसिस करिए जैसे मैंने किया है। दो चीजें कौन सी इन्वॉल्व है? असेट मैंने क्रेडिट पे परचेज की है, एक तरफ मेरी असेट बढ़ेगी, हाँ या ना? और जब मैं असेट क्रेडिट पे परचेज करूंगा तो मेरी क्या बढ़ेगी? लायबिलिटी। तो मेरे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं, बेशक आप लायबिलिटी लिख लो, मुझे कोई मना नहीं है। आप इसको क्रेडिटर्स की जगह क्या लिख सकते हैं? एक तरफ असेट बढ़ेगी और दूसरी तरफ क्या बढ़ेगी? असेट का कौन सा बैलेंस होता है और लायबिलिटी का कौन सा होता है? असेट का डेबिट बैलेंस है और इसे बढ़ाना है, क्या करना है? तो डेबिट कर देंगे। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, और इसको भी बढ़ाना है, तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? असेट टू क्रेडिटर्स। एनी डिफिकल्टी? ठीक है। अब मुझे एक चीज की एंट्री करके दिखाओ, कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। बेटा बेसिक सीधे होंगे तो फिर आप सारा अकाउंट भाग भाग के कर लोगे, वरना कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, मतलब कमीशन ड्यू बट अब दो आइटम बताओ, कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व है? कमीशन क्या है मेरी? इनकम। कमीशन क्या है? इनकम बढ़ रही है, यस और नो? चलो, इनकम बढ़ रही है। क्या ये इनकम मिल गई? क्या ये इनकम मिल गई? इनकम ड्यू है पर नहीं मिली, तो मेरी असेट बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव क्या होती है? असेट होती है कि नहीं होती? हाँ या ना? तो दूसरी तरफ क्या बढ़ जाएगी मेरी? असेट। यस और नो? एक तरफ असेट बढ़ेगी, एक तरफ इनकम बढ़ेगी। असेट का कौन सा बैलेंस होता है और इनकम का कौन सा होता है? इनकम का कौन सा होता है? तो भैया ये असेट बढ़ रही है ना, और इसका डेबिट बैलेंस है। जिसका डेबिट बैलेंस है उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? और जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? तो असेट क्या थी? यहां पर क्या हो जाएगी? इसको हम क्या लिखेंगे? अक्रूड कमीशन। क्या लिखेंगे? अक्रूड कमीशन। क्या लिख सकते हैं?
या ऐसे भी लिख सकते हैं कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अक्रूड कमीशन भी लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, ये डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किसे करोगे, इनकम को, और इनकम क्या है, कमीशन। हो गई एंट्री, यस यस और नो, ठीक है। अब मुझे एक एंट्री करके दिखाइए, आप मुझे एंट्री करके दिखाइए, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस या रेंट पेड इन एडवांस, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री चाहिए मुझे। क्या चाहिए, रेंट पेड इन एडवांस की एडजस्टमेंट एंट्री, प्रीपेड रेंट की एडजस्टमेंट एंट्री। क्या करें, अच्छा एक बात बताओ, इस साल में मैंने रेंट देना था 10,000 रुपया महीना, तो साल का रेंट कितना हो गया, 1,20,000। मान लो मैंने रेंट दे दिया 1,50,000, कितना, इस साल का रेंट बनता था 1,20,000, मैंने कितना दे दिया, तो कितना ज्यादा दे दिया, 30। तो इधर देखो, सुनो, मैंने एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना है, हाँ या ना, पर क्या इस साल का रेंट 1,50,000 था, नहीं था, कितना था, तो इस साल के पीएनएल में रेंट कितना जाना चाहिए, 1,50 या 1,20। पीएनएल में क्या जाता है, करंट ईयर का खर्चा या नेक्स्ट ईयर का खर्चा भी जाता है, करंट ईयर के पीएनएल में क्या जाएगा, इसी साल का खर्चा जाएगा या अगले साल का भी। मैंने 1,20,000 रेंट इस साल का दिया है, 30,000 अगले साल का दिया है, तो करंट ईयर के पीएनएल में क्या ले जाना चाहिए मुझे। अब मैं एंट्री करता हूं क्लोजिंग, तो क्या हो जाएगी, कितना आ गया, अब पीएनएल अकाउंट में कितना रेंट आ गया, क्लियर। अब मुझे बताओ क्या ये रेंट सही है, यहां पर गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि इस साल का रेंट 1,20 नहीं है, कितना है, सॉरी 1,50 नहीं है, कितना है, 1,20 है, 30,000 एक्स्ट्रा है, 30,000 इस साल का नहीं है, अगले साल का है, तो वो मेरी असेट है, क्या है, तो मुझे क्या करना चाहिए, यहां से 30,000 घटा देना चाहिए, लिख देना चाहिए प्रीपेड रेंट, क्या कर देना चाहिए, 30,000 यहां से घटा देना चाहिए, और इधर रेंट कितना आना चाहिए, 1,00,000, और 30,000 कहां चला जाना चाहिए, असेट्स में, कहां चला जाना चाहिए, असेट्स में क्या आ जाना चाहिए, प्रीपेड। मुझे इस एडजस्टमेंट की आवश्यकता ही ना पड़ती अगर मैंने ये एंट्री पहले सही कर दी होती, अगर मैंने ये एंट्री ऐसे लिख दी होती, रेंट डेबिट कितने से, 1,00,000, प्रीपेड रेंट डेबिट टू कैश, अगर मैंने ये एंट्री ऐसे कर दी होती तो काम कितना आसान हो जाता,
हाँ या ना? अब जब मैं क्लोजिंग करता तो क्लोजिंग क्या करता? P&L टू रेंट। और ये जो प्रीपेड रेंट है तो वो असेट साइड, असेट बढ़ रहा है तो डेबिट किया ना। प्रीपेड रेंट असेट था कि नहीं? किसमें? ये बैलेंस शीट है, अकाउंट नहीं है, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की एसेट साइड है, क्या है? तो यहां तो आप प्रीपेड रेंट लिखोगे ना। अगर मैंने ये एंट्री की होती, क्या की होती, तो मुझे इस एडजस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती क्या? नहीं पड़ती ना। तो राइट एंट्री कौन सी थी? ये। रॉन्ग एंट्री कौन सी कर दी? ये। तो अब क्या करनी पड़ जाएगी? एडजस्टमेंट। मुझे रेंट में कितना डालना था? 120, और मैंने रेंट में डाल कितना दिया? 150। तो एडजस्टमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो अगर मैंने राइट एंट्री नहीं की, रॉन्ग कर दी है, तो एडजस्टमेंट में रेंट को घटाना पड़ेगा। रेंट को 30,000 से घटाना पड़ेगा, हाँ या ना? और रेंट क्या है? खर्चा। इसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं एडजस्टमेंट एंट्री देखूं, क्या देखूं? तो रेंट को घटाना है तो क्या कर दूंगा? टू रेंट 30,000। और मुझे डेबिट क्या करना चाहिए था? प्रीपेड रेंट। क्या करना चाहिए था? असेट बढ़ी है तो उसे डेबिट करना चाहिए था, जो नहीं किया। तो यहां पर असेट डेबिट कर दूंगा, प्रीपेड रेंट। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री में हुआ क्या? एक तरफ असेट बढ़ रही है और दूसरी तरफ खर्चा कम हो रहा है। असेट बढ़ रही है तो डेबिट, खर्चा कम हो रहा है तो क्रेडिट। समझ में आ गई बात? ये मैंने कौन सी की है? ये रॉन्ग एंट्री, दिस इज राइट एंट्री। अगर राइट कर दी होती तो एडजस्टमेंट की जरूरत, पर रॉन्ग कर दी तो इसलिए क्या करना पड़ा? एडजस्टमेंट करना पड़ा। गॉट दिस थिंग? नोट करो। क्लियर हो गया कैसे ये एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं? ऐसे आप मुझे करके दिखा सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की क्या एंट्री होगी, कैसे होगी, जरा सोच करके बताओ। क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सपोज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। कमीशन एडवांस में मिल गई, मान लो 20,000 की कमीशन एडवांस में मिल गई,
तो वो आपकी असेट है, लायबिलिटी है? अगर आपको इनकम एडवांस में मिल जाए तो वो आपकी असेट होती है या लायबिलिटी होती है? आप मुझको फीस एडवांस में दे देते हो, पढ़ना 4 महीने है, तो मेरी असेट है या लायबिलिटी है? असेट है। असेट और लायबिलिटी में क्या अंतर होता है? देखिए बेटा, अगर हमें पैसा पहले मिल जाए और सर्विसेज अभी हमने बाद में देनी हो तो वो मेरी लायबिलिटी है। क्या है? हाँ है ना? सर्विसेज दे चुका हूं और पैसा ना मिले, मिलना है, तो वो मेरी एसेट है। सर्विसेज देने से पहले एडवांस में पैसा मिल जाए तो वो मेरी क्या चीज है? लायबिलिटी। यस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब अगले साल की कमीशन इस साल पहले ही मिल गई, तो क्या वो मेरी एसेट है? लायबिलिटी है। तो एक तरफ लायबिलिटी बढ़ रही है, यस और नो। और पर हुआ ये कि मैंने जो कमीशन इस साल की थी उसमें अगले साल की भी कमीशन जोड़ के दिखा दी। इस साल की कमीशन 1,20 थी मान लो, अगले साल की 20,000 मिली, तो मैंने टोटल कमीशन रिसीव्ड 1,40 दिखा दी। तो क्या इस साल की कमीशन 1,40 है? 1,20 है। तो कमीशन को घटाना है। यस, कमीशन क्या है? इनकम। इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। हाँ या ना? तो उसको घटाना है, तो आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, कमीशन डेबिट कर दोगे, और दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, तो वो बढ़ा दोगे, ठीक है? तो कमीशन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? जैसे अब एग्जांपल से समझाते हैं यहां पर। कमीशन इन एडवांस, कमीशन मान लीजिए मैंने रॉन्ग एंट्री कर दी, ये रॉन्ग एंट्री। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें से 1,20,000 इस साल का है और 20,000 कब का है? अगले साल का है। क्लियर है? तो मुझे कमीशन में लिखना चाहिए था 1,20 और कमीशन इन एडवांस में क्या लिखना चाहिए था? तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश डेबिट कितना? 1,40 टू कमीशन इन एडवांस। ये होनी चाहिए थी। तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी? एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी भाई? कमीशन को मैंने कितने से क्रेडिट किया है? 1,40 से, और करना कितने से था? 1,20 से। कमीशन क्या होता है? इनकम। इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसे घटाना है, इसे 1,40 से 1,20 पे लाना है, घटाना है ना, तो इसे क्या कर दूंगा? डेबिट। तो कमीशन क्या हो जाएगी? क्लियर? दूसरी तरफ कमीशन इन एडवांस को मुझे क्रेडिट करना चाहिए था, पर मैंने क्रेडिट नहीं किया, इसे बढ़ाना है। कमीशन इन एडवांस क्या होती है? मेरी लायबिलिटी, और लायबिलिटी को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? तो क्रेडिट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2। यस, एक तरफ इनकम घट रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। इनकम, उसको मैंने इस साल की इनकम दिखा दिया था, जबकि वो इस साल की इनकम थी नहीं, तो इस साल की इनकम को घटाना है और इस साल की लायबिलिटी को बढ़ाना है। अब समझ में आ रही है कैसे एंट्री होती है? ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बनाइए एंट्री फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है। क्या बनाना है? बताइए।
प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है तो क्या करें? बनाना है प्रोविजन फॉर टैक्स, कहां से बनाओगे प्रोविजन फॉर टैक्स? ये तुम्हारे पास एक एग्जांपल देता हूं, ये रही तुम्हारे पास बैलेंस शीट। क्या है? यहां पर होता है P&L। क्या होता है? ठीक है, इस P&L से पैसा निकाल करके यहां डालना है प्रोविजन फॉर टैक्स में। किस में डालना है? तो P&L क्या हो जाएगा? माइनस, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या हो जाएगा? प्लस। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट P&L से पैसा निकालते हैं और किस में डालते हैं? प्रोविजन प्लस होगा। अब P&L कौन सी साइड पे लिखा है? असेट साइड या लायबिलिटी साइड? तो ये लायबिलिटी है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? ये भी एक लायबिलिटी है। तो एक लायबिलिटी घट रही है और एक लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी घट रही है? P&L। और बढ़ कौन सी रही है? तो लायबिलिटी को घटाने से क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? देखो, लायबिलिटी घटाना हो तो क्या करते हैं? देख करके बताइए ना, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। और इसको घटाने के लिए क्या करना रहेगा? डेबिट। तो आइए डेबिट कर दें। किसको डेबिट कर दें? और दूसरा लायबिलिटी बढ़ाना रहेगा। लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? बन गया? कोई दिक्कत? अगर आप देखें तो इनकी हेल्प से ये जो रूल्स हमने आपको सिखाए, अगर ये रूल्स आपके दिमाग में बस जाए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो आप किसी भी तरह का कोई भी एंट्री बना सकते हैं, जो कि नॉर्मल रूल से नहीं बना सकते थे जो आप रूल्स करते थे। ये जो मैंने आपको रूल्स सिखाए, दीज आर कॉल्ड मॉडर्न रूल्स और अमेरिकन रूल्स। क्या कहते हैं? और जो अभी तक आप सीखे थे वो कन्वेंशनल या ब्रिटिश रूल्स थे। क्या थे? जो हम सीखे थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो ब्रिटिश रूल्स थे। क्या थे? ये मॉडर्न शॉर्टकट है अमेरिकन रूल्स। ठीक है, तो अमेरिकन अकाउंटेंसी इसी पर बेस्ड है। ठीक है, वो ये देखते हैं कि असेट है या एक्सपेंस है, इसका डेबिट बैलेंस है तो बढ़ा दो, डेबिट कर दो, क्रेडिट बैलेंस है तो, समझ में आ गई बात? कई जगह पर अगर मैं आपसे वही पूछूं, ब्रिटिश रूल्स लगा के बोलूं कि बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री बनाओ, तो ब्रिटिश रूल लगाकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कि एंट्री कैसे बनेगी। यही मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री बना दो ब्रिटिश रूल के हिसाब से, अब एंट्री रटी रटाई तो लिख देंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि ये बनी कैसे। अब देखिए आपके सामने मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस सबकी एंट्री बनाई और इन रूल्स के हिसाब से बनाई। बस इधर केवल क्या ध्यान रखना है कि पहले दो आइटम पहचाननी है जो बढ़ या घट रही हैं, और फिर यह पहचानना है कि वो असेट है या फिर काम हो गया। ठीक है कि नहीं? बस ये पता चल जाए वो असेट है या लायबिलिटी है, फिर हमें पता चल जाता है उसका कौन सा बैलेंस है और वो बढ़ रहा है या घट रहा है, हम एंट्री कर सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत? हाँ जी, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। आइए और चीज हम आपको सिखाएं। आपने पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आप लोगों ने पढ़ा था कि अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं। पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और कौन से? इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी। अब पर्सनल अकाउंट हो गया और इम्पर्सनल अकाउंट हो गया, तो जहां तक सवाल उठता है पर्सनल अकाउंट का, किसका? ठीक है, ये रिलेट करता है नेम ऑफ द पर्सन और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन,
उससे रिलेटेड अकाउंट्स कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल ऑब्वियसली जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है। तो इम्पर्सनल अकाउंट्स फिर दो तरह के होते हैं। रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट किससे रिलेट करते हैं? रियल अकाउंट रिलेट करते हैं असेट्स से। वो असेट्स चाहे क्या हो, टेंजिबल हो, चाहे वो इनटेंजिबल हो। चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। नॉमिनल अकाउंट रिलेट करते हैं किससे? एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनसे रिलेटेड अकाउंट्स क्या होते हैं? ये सब आप जानते हैं। केवल मैं जो बताना चाह रहा हूं वो एक अलग चीज है कि जो पर्सनल अकाउंट्स हैं, क्या है? जो पर्सनल अकाउंट्स हैं वो कितनी तरह के होते हैं? एक होता है नेचुरल। क्या होता है? नेचुरल मीन्स ह्यूमन बीइंग। दूसरा होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है? आर्टिफिशियल मीन्स जैसे कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम, इंस्टीट्यूशन है। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। कौन सा होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बस मैंने इसी के लिए आपको बताया, सारा आप जानते हैं, बस मैं इसी को हाईलाइट करना चाहता हूं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जहां पर हम कोई ऐसा अकाउंट खोलते हैं जो कि पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पर पर्सन के नाम पर नहीं होता। जैसे राम ह्यूमन बीइंग है तो राम का अकाउंट राम आएगा। श्याम ह्यूमन बीइंग है, श्याम का अकाउंट। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है तो एबीसी लिमिटेड के नाम से ही आएगी, किसी और नाम से तो नहीं पुकारेंगे उसे। पर कई जगह पर पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है पर पर्सन के नाम से नहीं बुलाते। जैसे बिजनेस में ओनर का अकाउंट है, ओनर का नाम श्याम है, हम उसे श्याम अकाउंट नहीं लिखते, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समझे? क्योंकि अगर श्याम अकाउंट लिख देंगे तो वो ऑर्डिनरी डेटर या क्रेडिटर की तरह से ट्रीट हो जाएगा, जबकि वो ऑर्डिनरी डेटर क्रेडिटर नहीं है, वो क्या है? ओनर है। तो उसको अलग से हम लिखते हैं। इसी तरीके से अगर श्याम ने कुछ पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया तो उसे हम ड्रॉइंग अकाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ताकि वो ऑर्डिनरी डेटर या क्रेडिटर ना माना जाए। समझ में आ गई बात? जैसे हमें सैलरी देनी है, किसको देनी है? मिस्टर जैकब को। किसको? तो अगर मैं जैकब अकाउंट लिख दूंगा तो ऐसे लगेगा जैकब मेरा क्रेडिटर है, तो जैकब अकाउंट की जगह मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई ये मेरा क्रेडिटर है स्पेशल पर्पस के लिए, ये मेरा एम्प्लॉई है जिसको कि मैंने सैलरी ड्यू हो गई है पर अभी तक। समझ में आ गई? इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी क्रेडिटर। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही इनकम अक्रूड है। क्या है? तो वहां मैं व्यक्ति का नाम नहीं लिखूंगा जिससे मैंने पैसा लेना है, बल्कि क्या लिखूंगा? इनकम अक्रूड। समझ में आ गई बात? तो पर्सन की जगह पर हम क्या लिखते हैं? एक अकाउंट खोल देते हैं जो कि उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गई बात? तो क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? क्लियर हो गया? एक लाइन में लिख लेंगे। लिखिए,
representative personal account represents a person, represents a person. ठीक है कि नहीं? फुल स्टॉप। लिखिए, इन सर्टेन सिचुएशंस वी ओपन अ पर्सनल अकाउंट with a name other than person. We open personal account with a name other than person, other than clear? And such personal account is known as representative personal account. And such account is known as representative personal account. क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? जी नहीं। अच्छा, तो बेटा एग्जाम्पल्स लिख लें इसके जरा। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए? कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, अक्रूड इनकम अकाउंट, इनकम इन एडवांस अकाउंट, और कंपनी अकाउंट्स में इसका एग्जांपल क्या होता है? कंपनी अकाउंट्स के अंदर एग्जांपल इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, या अलॉटमेंट भी लिख सकते हो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ऐसे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, हाँ, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये सारे अकाउंट्स कौन से हो गए? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है? मान लो 1 लाख लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। क्या किया? क्या सबको शेयर मिल जाएंगे? तो कंपनी को ये एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, राइट? अब कंपनी एंट्री करे बैंक अकाउंट डेबिट और नीचे 1 लाख लोगों का नाम लिखे? नहीं ना। तो कंपनी उन सबको रिप्रेजेंट करता हुआ एक कॉमन अकाउंट खोल देती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये लोग कौन है? हमारे क्रेडिटर्स हैं। क्या है? क्यों क्रेडिटर है? जब तक हम इनको शेयर ना दे दें तो ये हमारे क्या है? इनको पैसा वापस देना पड़ेगा। और जब तक इनको शेयर अलॉट नहीं होते हमारे क्या है? ये क्रेडिटर्स। और जब इनको शेयर अलॉट हो जाएंगे तो इनका पैसा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से उठाकर कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में। और इनको अगर शेयर नहीं दिए जाते तो इनको रिफंड करना पड़ेगा, और रिफंड की एंट्री उल्टी हो जाएगी। जब पैसा मिला तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जब रिफंड करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गई बात? इज दिस क्लियर? तो कैसे देखना है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ठीक है, तो ये जगह जगह जब कंपनी अकाउंट करोगे तो आपके पास ये क्या यूज होगा? क्या चीज यूज होगी? ठीक है कि नहीं? आपके पास यूज होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए जी, अब हम आपको लिखवाते हैं। अब लिखिए अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स। हम क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ
बेटा हमारा चैप्टर पहला है, ये पहला चैप्टर अकाउंटिंग पर इशू कॉमा फॉरफीचर कॉमा री इशू ऑफ शेयर्स है। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, इशू, फॉरफीचर और री इशू, तीनों चीजें सीखेंगे। पर हम शुरू में पहले क्या कर रहे हैं, इशू सीख रहे हैं, फिर क्या सीखेंगे, फॉरफीचर, फिर क्या सीखेंगे, री इशू। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर के आपको नोट्स बनवा रहा हूं। नोट्स बनवाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, उन एग्जाम्पल्स को आप नोट करेंगे, उन एग्जाम्पल्स की हम एंट्री कर देंगे, वो हमारे नोट्स होंगे। क्या होंगे, समझ में आ गई, वो क्वेश्चन नहीं है, वो सिर्फ क्या है, नोट्स है। अच्छा, आप एक चीज मुझे बता सकते हैं, अगर कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करता है, फॉर एग्जांपल 11th स्टैंडर्ड में सबसे पहली एंट्री आपने सीखी थी, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। अभी मैंने एंट्री बनाने के रूल सिखाए हैं, इसकी हेल्प से मुझे आप एंट्री बना के दिखा दो, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, क्या एंट्री बनाओगे बता दो, और वो जो रूल सिखाए हैं उसके हिसाब से मुझे बताना। ये एंट्री तो मुझे भी आती है, कैसे, एंट्री तो मुझे आती है, तो किसी को भी आती है, आपको भी आती है, सबको आती है। कैसे, क्या बढ़ा क्या घटा ये तो समझा दो। दो चीजें क्या हैं जो बढ़ रही हैं और घट रही हैं, कैश बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है। कैश असेट है तो उसका डेबिट बैलेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा। कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। ये समझाना जरूरी है ना, तभी तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना। अच्छा चलो, यही एंट्री मुझे बता दो कि अगर किसी पार्टनर ने क्या शुरू किया, पार्टनरशिप फॉर्म है, क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर है मिस्टर राम, वो अपना कैपिटल लाए 50,000, तो बताओ एंट्री क्या होगी। सोल प्रोप्राइटर में क्या हुआ था, कैश बढ़ा था, कैपिटल बढ़ा था, तो एंट्री क्या थी, कैश टू कैपिटल। पार्टनरशिप फॉर्म में राम भी कैपिटल लाया, श्याम भी लाया, 1 लाख 1 लाख, उधर कैश बढ़ गया, इधर कैपिटल बढ़ गया। कैश असेट है, बढ़ गई तो डेबिट हो जाएगी, कैपिटल लायबिलिटी है, बढ़ गई तो क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट टू राम्स कैपिटल टू, हाँ या ना। और सोल प्रोप्राइटर में क्या बढ़ा था, कैपिटल बढ़ा था और कैश बढ़ा था, बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था, तो एंट्री क्या हो गई थी, कैश टू। कोई दिक्कत, ऐसे बैलेंस शीट अपना दिमाग में बना लिया करो ना, कि अच्छा क्या बढ़ा, असेट बढ़ी और लायबिलिटी बढ़ी, तो दिमाग में तो आ जाता है ना, क्या बढ़ा और क्या घटा, तो एंट्री बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हुई, कैश टू कैपिटल। अब एक कंपनी है, कंपनी में कैपिटल कौन लाता है, कंपनी में पैसा कौन लाता है, कैपिटल कहां से आता है कंपनी का, जो लोग कंपनी बनाते हैं उन्हें प्रोमोटर्स बोलते हैं। कंपनी के पूरे कैपिटल को हम इक्वल अमाउंट की यूनिट्स में बांट देते हैं और एक यूनिट को शेयर बोलते हैं। तो कुछ शेयर तो प्रोमोटर्स खरीद लेते हैं और कुछ शेयर बाहर वाले खरीदते हैं। तो बाहर वाले हो या प्रमोटर हो, जिसने भी खरीदा वो शेयर होल्डर्स हैं, क्या है, हाँ या ना। तो कंपनी में पैसा कहां से आता है, शेयर इशू करके। क्या इशू करके, तो भैया होगा क्या, अगर कंपनी है और कंपनी में पैसा आ रहा है तो अल्टीमेटली होगा क्या, असेट साइड पे बैंक बढ़ेगा, लायबिलिटी साइड पे कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल को हम शेयर कैपिटल बोल देते हैं। तो एंट्री तो फिर वही होनी चाहिए, कैश टू शेयर कैपिटल, कैश टू। पर कंपनी में ऐसा होता है कि सारा पैसा अगर शेयर का 10 रुपया है तो 10 का 10 रुपया इकट्ठा नहीं आता। थ्योरेटिकली हम क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ सेकंड कॉल पे लेते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे लेते हैं। तो जब मान लीजिए एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक बढ़ेगा और शेयर अलॉट होने पे एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में चला जाएगा, फिर अलॉटमेंट का, फिर फर्स्ट कॉल, फिर तो हर स्टेज पे एक एंट्री होगी, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, कैश टू। पहली बार 2 रुपए से, फिर 3 रुपए से, फिर 2 रुपए से, फिर तो अल्टीमेटली कैपिटल 10 रुपए से बढ़ जाएगा। अलग अलग स्टेजेस है। तो कैसे एंट्री होगी हमारे पास मान लीजिए हमारे पास क्या है, ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ का है, कितने का है, और एक शेयर 100 रुपए का है। एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। तो मेरे पास कितने शेयर्स हो गए,
एक करोड़ शेयर हो गए 100 रुपए वाले, हाँ या ना? क्लियर है? अब उसमें से शेयर की एप्लीकेशन कितने की है? 30 रुपए की। अलॉटमेंट 30 रुपए की, फर्स्ट कॉल 20, सेकंड कॉल कितने की है? 20 रुपए की। अब यहां पर आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास जो अलग अलग शेयर्स हैं, क्या हैं, उनका एप्लीकेशन का पैसा अलग आ रहा है, अलॉटमेंट का अलग आ रहा है, फर्स्ट कॉल का अलग आ रहा है, सेकंड कॉल का अलग आ रहा है, तो उनकी एंट्री कैसे की जाए। और एक चीज और सीखनी है कि बेटा ऑथराइज कैपिटल किसे बोलते हैं, इशूड कैपिटल किसे बोलते हैं, सब्सक्राइब किसे बोलते हैं, कॉल्ड अप किसे बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? ये सब बातें भी हमें सीखनी है। समझ में आ गई बात? तो मैं दो चीजें आपको आज सिखा रहा हूं। पहले तो मैं ये सिखा रहा हूं कि आप एंट्री कैसे करेंगे, एप्लीकेशन पे जो पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल पे जो पैसा आएगा, सेकंड कॉल पे जो पैसा आएगा, उसकी एंट्री कैसे करेंगे। और दूसरा मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि अलग अलग टाइप के कैपिटल कौन से होते हैं। ऑथराइज कैपिटल किसे बोलते हैं, इशूड किसे बोलते हैं, सब्सक्राइब किसे बोलते हैं, कॉल्ड अप किसे बोलते हैं और पेड अप किसे बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो पहले हम ये 4 स्टेजेस सीखते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और इनकी एंट्री कैसे की जाती है। फिर वो मैं कैपिटल के बारे में आपको सिखाऊंगा, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप एंड पेड अप के बारे में। क्लियर है? तो ये अपने आप में कुछ नहीं है, जो आपने किया हुआ 12th स्टैंडर्ड में उसको रिफ्रेश करना है। तो छोटा सा एग्जाम्पल के साथ, किसके साथ? तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल क्या है जी? एक कंपनी है, उसके पास कितने शेयर्स हैं? 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जो कि उन्होंने पब्लिक को ऑफर किए। एप्लीकेशन और शेयर कितने रुपए वाले हैं? 10 रुपए वाले हैं। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, ठीक है। फर्स्ट कॉल 3 रुपए, सेकंड कॉल 2 रुपए, ठीक है। इनकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है। मैं यहां लिख देता हूं, फेस वैल्यू हाउ मच रुपीज? 10 रुपीज। अब एप्लीकेशन आ गई बेटा कितनी? 1,50,000 शेयर की, जिसमें से 50,000 शेयर हमने क्या कर दिए? रिजेक्ट, ठीक है। और सारे पैसे मिल गए। ऑल द मनी इज कॉल्ड एंड ऑल द मनी इज रिसीव्ड। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो ये बेटा क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ क्या है? नोट्स लिखवाने का तरीका है। नोट्स के अंदर हम क्या करेंगे? चारों स्टेजेस की एंट्री बनाएंगे और उसके बारे में हम लिख लेंगे। अब मैं एंट्रीज आपसे ही बनवाऊंगा। पास द नेसेसरी जनरल, जेई का मतलब जनरल एंट्री क्या है? ऑल द मनी इज ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव्ड। RECD मतलब रिसीव्ड, ठीक है। करें एंट्री। अब 4 स्टेजेस कौन सी हैं? जब कंपनी ने अपने शेयर इशू करने होते हैं, सबसे पहले कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है, लोगों को बताती है कि हम इतने शेयर इशू करने जा रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें ऑफर दीजिए। क्या दीजिए? हम एक्सेप्ट करेंगे कि हम आपको शेयर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस जो होता है वो ऑफर नहीं, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। क्या होता है? मान लीजिए कंपनी के एक शेयर कितने का है? 10 का, और एप्लीकेशन कितना है? 3। मान लो आप 1000 शेयर के लिए अप्लाई करते हो, तो एप्लीकेशन के साथ 3000 रुपये भेजोगे। कोई आदमी 2000 शेयर के अप्लाई करता तो एप्लीकेशन के साथ 6000 रुपये भेजो। तो पहले कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? अब जरा सोच करके बताइए कि क्या एंट्री बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए। एक तरफ पैसा आ रहा है, असेट साइड में क्या आ रहा है? कैश बढ़ेगा। और लायबिलिटी साइड में क्या बढ़ेगा? कैपिटल कैसे बढ़ेगा? क्या आपने शेयर अलॉट कर दी? लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? और क्रेडिटर कौन होंगे? वो लोग जिन्होंने शेयर अप्लाई किए हैं और अभी तक उनको अलॉट। तो उन क्रेडिटर के लिए हम एक स्पेशल नाम रख देते हैं,
सबका नाम ना लिख के एक ही नाम लिखते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मेरी लायबिलिटी है, वो बढ़ रही है। और दूसरी तरफ बैंक बढ़ रहा है। बैंक क्या एसेट है और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या लायबिलिटी है। तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू। आइए जरा देखिए एंट्री है कि नहीं। एक तरफ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बढ़ गया, एक तरफ बैंक बढ़ गया। एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई थी, 1.5 लाख। 1.5 लाख इंटू 3 कितना हो गया, 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपए से क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। 4.5 लाख रुपए से क्या बढ़ जाएंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये मैंने काटा का निशान लगाया, आप मत लगाना, ये समझाने के लिए लगाया था मैंने। और वहां पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू, मैं सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूं, मैं तो नोट्स बना रहा हूं। वहां पहली एंट्री किससे बनती है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। तो पहली एंट्री हमेशा किससे बनती है, जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जितनी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितनी है, 1.5 लाख इंटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर 3 रुपए। 1.5 लाख इंटू 3 कितना हो गया, 4.5 लाख। अब नीचे आप नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन में क्या आएगा, फॉर एप्लीकेशन मनी, ठीक है ना, फॉर या बीइंग से स्टार्ट करते हैं हमेशा नरेशन, बीइंग या फॉर एप्लीकेशन मनी फॉर 1,50,000 शेयर्स एट रेट ऑफ ₹3 पर शेयर रिसीव्ड। ठीक है, तो नरेशन हर जगह नहीं लिखूंगा मैं, वो तो आप खुद लिखेंगे। बताइए कैसे लिखते हैं, क्लियर। अब क्या होगा बताइए, क्या आपने 1.5 लाख शेयर अलॉट करने थे, कितने अलॉट करने थे, 1 लाख करने थे, पर एप्लीकेशन कितने की आई। अब 1.5 लाख में से आपने कितने शेयर रिजेक्ट कर दिए, अब 50,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए, तो उनका पैसा क्या हो जाएगा, रिफंड। तो रिफंड की एंट्री क्या होगी, बिल्कुल उल्टी, जो रिसीव करने की एंट्री थी उसकी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री किस चीज के लिए, ये एंट्री किस चीज के लिए, जिनके शेयर रिजेक्ट हो गए उनका पैसा रिफंड करने की एंट्री, वो हमने नरेशन में लिखा है। और अमाउंट क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड इनटू एप्लीकेशन अमाउंट पर शेयर। ठीक है, अब यहां एंट्री रिवर्स क्यों हुई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मेरी लायबिलिटी थी, तो जब मैंने पैसा रिफंड कर दिया तो लायबिलिटी कम हो गई, और दूसरी तरफ पैसा रिफंड किया तो पैसा चला गया, बैंक भी कम हो गया। लायबिलिटी कम होने से डेबिट हो गई, बैंक कम होने से क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब क्या करें, 1.5 लाख शेयर में से 50,000 का पैसा वापस, पर 1 लाख शेयर का पैसा कहां पड़ा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में, किसमें पड़ा है, पर अब इनको तो शेयर अलॉट हो गए ना, तो जब शेयर अलॉट हो गए तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा और उसका पैसा किधर ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या थी, लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट भी क्या है, लायबिलिटी। तो कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी है और एप्लीकेशन अकाउंट भी क्या है, लायबिलिटी है, पर एप्लीकेशन अकाउंट कम हो रहा है क्योंकि वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वो, और उसका पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, तो एक लायबिलिटी बढ़ रही है और दूसरी लायबिलिटी, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट किसे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया क्यों। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब ये तीसरी एंट्री किस चीज की हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से पैसा ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, इक्विटी शेयर कैपिटल में, पर केवल उतने शेयर के लिए जिनको अलॉट किया है, जिनको, समझ में आ गई बात। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये एंट्री किससे होगी? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड से। केवल ये उतने ही शेयर्स के लिए होती है जिनको शेयर अलॉट, ठीक है, जिनको शेयर अलॉट कर दिया उनका पैसा तो शेयर कैपिटल में चला जाता है, और जिनको अलॉट नहीं किया उनका पैसा क्या हो जाता है? रिफंड। ठीक है ना। एप्लीकेशन अकाउंट में तो सारा पैसा आता है टोटल, फिर उनमें से जितने शेयर रिजेक्ट हो गए उनका पैसा वापस दे देते हैं, और जितने शेयर अलॉट हो गए उनका पैसा कहां चला जाता है? कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर हो गई बात? अब देखो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेज पे क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश टू कैपिटल। क्या होनी चाहिए? तो देखो बेटा यही एंट्री हुई है अल्टीमेटली, अगर आप देखेंगे तो यही एंट्री हुई है। देखो इधर शुरू में एप्लीकेशन अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ? 4.5 लाख से। कितने से? फिर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 1.5 लाख से। हाँ या ना? यस और नो? इज दैट ओके? और फिर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से डेबिट हुआ? 3 लाख से। कितने से? 4.5 लाख से क्रेडिट हुआ था, और 4.5 से ही क्या हो गया? डेबिट। पहली एंट्री में 4.5 से क्रेडिट हुआ था, दूसरी एंट्री में 1.5 लाख से डेबिट, तीसरी एंट्री में 3 लाख से डेबिट। तो ये तो क्लोज हो गया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो क्लोज हो गया। क्लियर है? अच्छा, बैंक अकाउंट देखो, पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से? 4.5 लाख से। पहली एंट्री में बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हुआ? अपनी कॉपी पे भी देख सकते हो, हुआ कि नहीं? दूसरी एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ कितने से? तो नेट कितने से डेबिट हो गया? 3 लाख। हाँ या ना? और थर्ड एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ कितने से? 3 लाख से। तो बीच के तो सारे अकाउंट क्लोज हो गए। तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हुआ और इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ? तो तीनों की कंबाइंड एंट्री क्या बनी? बैंक टू, वही कैपिटल लाने की एंट्री। नेट एंट्री का इफेक्ट वही आना है, पर हर स्टेज पे यही इफेक्ट आएगा, पर वो एंट्री अलग अलग स्टेज पे बन रही है तो इसलिए अलग अलग होता है। पर नेट इफेक्ट सबका क्या आएगा? यही आएगा कि असेट साइड पे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 3 लाख पे, और लायबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा कितने से? 3 लाख से। यही हुआ ना? क्लियर हो गया? देखो बैंक बढ़ गया और इधर क्या बढ़ गया? इक्विटी शेयर। हाँ जी, कोई दुविधा यहां तक? कोई परेशानी? चलो आगे। सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज कौन सी है? अलॉटमेंट। अब क्या होगा? जिन लोगों को शेयर्स अलॉट हो गए, कंपनी उनके घर में लेटर भेज देगी कि आपको इतने इतने शेयर अलॉट हो गए, और ये फलानी ड्यू डेट है कि जैसे 1 मार्च से लेकर और 15 मार्च के बीच में आपने अलॉटमेंट का पैसा देना है। अब भाई शेयर कौन मांगा था? कंपनी या शेयर होल्डर? शेयर होल्डर ने पहले एप्लीकेशन दिया था ना, रिक्वेस्ट भेजा था, रिटर्न में रिक्वेस्ट भेजा था कि हमें शेयर दे दो, और हमने उनको पहले ही बता दिया था फलानी डेट को शेयर अलॉटमेंट हो जाएगी और फलानी डेट पे अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो जाएगा। तो जैसे अलॉटमेंट की ड्यू डेट आएगी, क्या आएगी? ड्यू डेट, अलॉटमेंट की पहली ड्यू डेट आते ही हम अपनी एंट्री पास कर देंगे कि जिन लोगों ने पैसा देना है अलॉटमेंट का वो मेरे डेटर है, वो मेरे क्या है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, पढ़े, अच्छा लगा, अब सेटल ये हो गया कि हर महीने आप 500 रुपए फीस पे करोगे। कितनी? और फीस कब के पे करनी है? 1 से 7 तारीख के बीच में, राइट? ऐसे स्कूल में भी करते थे ना, स्कूल में दाखिला लिया अपने पसंद के स्कूल का, तो स्कूल का तय होता था ना कि हर महीने 5000 फीस आएगा, 2000 फीस आएगा, 3000 आएगा। कब आएगा? 1 से 10 तारीख के बीच में। तो 1 तारीख आते ड्यू डेट आ गई, तो स्कूल के आप डेटर बन गए 1 तारीख को, तो स्कूल सीधा एंट्री क्या कर देगा? आप डेटर हैं तो आपको डेबिट कर देगा। क्या कर देगा? और फीस उनकी इनकम है तो फीस को क्या कर देगा? क्रेडिट। हाँ या ना? ऐसे कंपनी करती है। जैसे अलॉटमेंट की ड्यू डेट आई, आप उनके क्या बन गए? डेटर। वो आपको डेबिट कर देंगे। पर क्या अगर 1 लाख शेयर होल्डर है तो 1 लाख का नाम डेबिट करेंगे? उनका एक कंबाइंड अकाउंट खोल देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या कर देंगे? उनको डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसे करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आ गई बात? इसको हम बोलते हैं ड्यू एंट्री। क्या बोलते हैं? तो अलॉटमेंट स्टेज में जैसे अलॉटमेंट की डेट आएगी, सबसे पहले क्या एंट्री होगी? अलॉटमेंट ड्यू। क्या होगी? अलॉटमेंट ड्यू होते ही हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा देना है, वो हमारे डेटर है, वो हमारे, इसलिए हम उनको डेबिट कर देंगे।
और डेटर क्यों है? क्योंकि उन्होंने कैपिटल का पैसा देना है। किसका देना है? तो हम एक तरफ कैपिटल बढ़ा देंगे और दूसरी तरफ डेटर बढ़ा देंगे। एक तरफ लायबिलिटी बढ़ा दी, दूसरी तरफ असेट बढ़ा दी। अब ये कितने अमाउंट से बढ़ेगा? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड से। नंबर ऑफ शेयर हमेशा पहली एंट्री जो एप्लीकेशन की एंट्री नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड से होती है। किससे होती है? और जब भी शेयर कैपिटल वाली एंट्री होती है वो हमेशा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड से होगी। सबसे पहली एंट्री हमेशा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड से, ट्रांसफर एंट्री हमेशा किससे? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से। क्लियर? तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर। अलॉटेड शेयर 1 लाख थे, अलॉटमेंट मनी 3 रुपए थी, तो यहां भी 3 लाख आ जाएगा। सॉरी 2 रुपए, एग्जाम्पल में 2 रुपए लिया मैंने, हाँ 2 रुपए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 1 लाख इंटू 2, 2 लाख रुपए। क्लियर है? अब जब अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा, जब शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? डेटर कम हो जाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और डेटर का डेबिट बैलेंस होता है वो कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। उसको हम क्या कर देंगे? समझे? अलॉटमेंट मेरा डेटर है, समझे, और पैसा मिलने से डेटर कम होता है। डेटर कम होता है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। और डेबिट किसे करेंगे? बैंक को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और ये एंट्री हमेशा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड से होती है। किससे? बैंक एंट्री हमेशा किससे होगी? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन स्टेज पे पहले बैंक एंट्री होती है, बाद में ट्रांसफर एंट्री, बाद में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में पहले ड्यू एंट्री और फिर बैंक एंट्री। क्लियर? हालांकि आप लोगों ने 12th में कर रखा है, बट इसको केवल समझा रहा हूं कि किस तरीके से ये, पहले तो 12th में तो ज्यादातर बच्चों ने रट्टा ही लगाया होता है कि ऐसे ऐसे करना है, पर क्यों करना है, क्यों डेबिट करना है और क्यों, वो पता होना चाहिए। तो इसलिए ये क्या होगा, जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर रट्टा नहीं लगेगा, फिर केवल दिमाग चलेगा कि कैसे करना है। लिख लिया? ऐसे ही बेटा आपके पास फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री और रिसीविंग एंट्री होगा। क्या होगा? बनाइए जरा फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री। क्या बनाएंगे और क्यों बनाएंगे? क्या बनाएंगे तो आपको आता है, क्यों बनाएंगे की बात है। अब जैसे फर्स्ट कॉल का ड्यू डेट आएगा, क्या आएगा, तो शेयर होल्डर डेटर बन जाएंगे और उन डेटर का नाम क्या रखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो डेटर डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट किसे करेंगे? शेयर कैपिटल को। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये एंट्री नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड से होगी। किससे होगी? शेयर अलॉटेड 1 लाख थे इंटू 3 रुपया, तो 3 रुपये से कर देंगे। ऐसे ड्यू एंट्री और फिर कौन सी एंट्री? यस, क्लियर? ऐसे आप किसकी करेंगे? सेकेंड कॉल। अब देखिए हर एंट्री में क्या होगा, यहां पर फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कैंसिल, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हर स्टेज पे वही एंट्री होगी, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू
कैपिटल। तो पहली स्टेज में 3 लाख जुड़े, दूसरी स्टेज में 2 लाख जुड़े, तीसरी स्टेज में 3 लाख जुड़े, चौथी में 2 लाख जुड़े। तो फाइनली अल्टीमेटली कितने पैसे आ गए कैपिटल में? 10 लाख। बैंक में भी कितने आ गए? 10 लाख। तो ऐसे ही आप सेकेंड कॉल की भी एंट्री कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड की आप इसी तरह से एंट्री कर लें जैसे इसकी हमने की हुई थी, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट स्टेज समझ में आ गई सारी की सारी कि हमारे पास किस तरीके से एंट्री करनी होती है, ठीक है। आइए इसके बाद एक कंसेप्ट और समझते हैं। वो कंसेप्ट हमारे पास किसका है? उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज नोन एज टाइप्स ऑफ कैपिटल्स। क्या बोलते हैं इसको? तो वो टाइप्स ऑफ कैपिटल कितने प्रकार की होती हैं, कैसी टाइप्स ऑफ कैपिटल होती हैं, आइए जरा देखें हम यहां पर। टाइप्स ऑफ कैपिटल में सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर 1, इसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और बेटा ये क्या होता है? आप लोग कंपनी लॉ पढ़े हैं, वेरी गुड। जब आरओसी में हम अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करते हैं तो उसमें एक क्लॉज होती है, कैपिटल क्लॉज। क्या होती है? उसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि हमारा कितना कैपिटल होगा। इट इज कॉल्ड मैक्सिमम परमिसिबल कैपिटल। क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल, द कैपिटल विद विच द कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड। जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो इस कैपिटल के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है कि नहीं? जितना ज्यादा रजिस्टर्ड कैपिटल उतनी ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस। तो ये क्या होता है? मैक्सिमम परमिसिबल कैपिटल का मतलब कंपनी किसी भी समय अगर कैपिटल इशू करना चाहती है तो वो अपने मैक्सिमम कितना कैपिटल इशू कर सकती है? इक्वल टू ऑथराइज्ड, इक्वल टू। कंपनी को अगर इससे ज्यादा कैपिटल इशू करना है तो कंपनी को ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को फीस जमा करवानी पड़ेगी और अपना रजिस्टर्ड कैपिटल क्या करवाना पड़ेगा? अमेंड करवाना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कैपिटल which can be issued by the company. It is the maximum possible capital which can be issued by the company. Which can be issued by the company. Maximum possible. इससे ज्यादा कैपिटल इशू कर पाना कंपनी के बस के बाहर है, पॉसिबल ही नहीं है, उनको अलाउड ही नहीं है, उनको ऑथराइज्ड ही, उनको सिर्फ इतनी ऑथराइजेशन कि आप इतना ही कैपिटल इशू कर सकते हो। समझ में आ गई ना? लिखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल, it is also known as registered capital of the company because it is the amount mentioned in registered capital clause, ठीक है, या रजिस्टर्ड की जगह लिख दो इट इज मेंशन इन द कैपिटल क्लॉज, रजिस्टर्ड को काट दो,
कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी. It is the amount mentioned in the capital clause of memorandum of association of company, and on the basis of it, registration fees is payable. On the basis of it, and on the basis of it, and on the basis of it, registration fees is payable by the company, by the, ठीक है, क्लियर हो गया जी. अब जैसे ऑथराइज कैपिटल है, उसके बाद दूसरा आ जाता है, इसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल. क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल क्या है? मान लो कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख शेयर. कितने शेयर है? ठीक है, और वो 10 रुपए वाले हैं, तो कितना हो गया? 1 करोड़. पर मान लो कंपनी को 1 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं चाहिए. कंपनी ने अभी 10 लाख में से केवल 6 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर किए. क्या किए? 10 लाख शेयर ऑफर नहीं किए अभी खरीदने के लिए. कितने किए? केवल. तो जितने शेयर पब्लिक को ऑफर किए गए खरीदने के लिए, उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल. क्या बोलते हैं? तो लिख लो, इशूड कैपिटल क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. Number of shares offered by the company to the public for subscription is known as issued capital. अच्छा, ऐसा जरूरी है कि कंपनी ने 6 लाख शेयर ऑफर किया तो पब्लिक 6 लाख खरीद ही ले? मान लो 6 लाख में से 5,90,000 शेयर खरीदे. कितने खरीद लिए पब्लिक ने? 10,000 शेयर नहीं खरीदे. तो जितने शेयर पब्लिक सब्सक्राइब कर लेगी, खरीद लेगी, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल. क्या बोलते हैं? व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल? लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक आउट ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी. ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक आउट ऑफ द शेयर्स offered by company is known as subscribed capital. ठीक है. अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है, मान लो उन्होंने 5,90,000 शेयर खरीद लिए. एक शेयर मान लीजिए कितने का है? 10 रुपए का. कितने का? तो उस पर अलग अलग स्टेज है. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल. एप्लीकेशन 3 रुपए, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, सेकंड कॉल 2 रुपए. मान लो जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है उस दिन कंपनी ने केवल और केवल फर्स्ट कॉल तक मंगवाया, सेकंड कॉल अभी मंगवाई नहीं. सेकंड कॉल अभी, तो कितने? 10 रुपए में से कितने रुपए कंपनी ने मंगवा रखे हैं? 3 जमा 2 जमा 3, 8 रुपए मंगवा रखे हैं. कितने मंगवा रखे हैं? 3 रुपए की एप्लीकेशन है, 2 रुपए की अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, सेकंड कॉल 2 रुपए की है. तो जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है अभी तक फाइनल कॉल कंपनी ने मंगवाई नहीं. फाइनल कॉल 2 रुपए की है, तो 10 रुपए में से 2 रुपए तो अभी तक कंपनी ने मंगवाए नहीं. तो कितने मंगवाए हैं? 8 रुपए. समझे? तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से कितना कैपिटल कंपनी बैलेंस शीट डेट तक मंगवा चुकी है, बैलेंस शीट डेट तक, उसे हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल. क्या बोलते हैं?
क्या बोला जाता है इसे? तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? एक लाइन में लिखेंगे, इट इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल it is that portion of subscribed capital which has been called up by the company up to the date of balance sheet, up to the date of समझ में आ गई बात? अब कॉल्ड अप कैपिटल के बाद आखिरी आता है हमारे पास पेड अप कैपिटल। क्या आता है? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या चीज है? जितना कैपिटल कंपनी ने मंगवाया है बैलेंस शीट डेट तक, जरूरी है शेयर होल्डर उतना दे दें? नहीं ना। कॉल्स इन एरियर हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं? तो कॉल्स इन एरियर्स को अगर हम माइनस कर दें, कहां से? कॉल्ड अप कैपिटल से। कहां से? तो क्या निकल आएगा? पेड अप कैपिटल। क्या आ जाएगा? समझे? तो इसमें लिखो, paid up capital means called up capital minus calls in arrears, minus calls in arrears। ठीक है? मतलब जितना पैसा हम मंगवा चुके हैं पर अभी तक नहीं मिला बैलेंस शीट डेट तक, उसे कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। तो कॉल्ड अप में से कॉल्स इन एरियर माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? पेड अप कैपिटल। समझ में आ गई? ये टाइप्स ऑफ कैपिटल्स आ गई। एक और कैपिटल होता है रिजर्व कैपिटल। क्या होता है? वो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं बट अलग से। रिजर्व कैपिटल क्या चीज है? जनरली आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं मिलेगा। ठीक है? तो रिजर्व कैपिटल के ऊपर शॉर्ट नोट वगैरह पूछ लेते हैं। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? व्हाट इज? Yes, reserve देखिए, it is that portion of authorized capital, it is that portion of authorized capital which is reserved by the company, which is reserved by the company to be called up only in the event of liquidation। यानी क्या लिखा है? दोबारा बोलेंगे, इट इज दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप। टू बी कॉल्ड अप की जगह लिख दो टू बी इशूड, टू बी इशूड ओनली। ये तो इशू भी नहीं किया है, कॉल्ड अप तो छोड़ दो, ये तो अभी तक इशू भी, ये इशू ही कब होगा? ठीक है? इशू और कॉल कब करेंगे इसको हम? समझे? टू बी इशूड इन द इवेंट ऑफ द लिक्विडेशन फॉर मीटिंग द लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन, फॉर मीटिंग द लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन। समझ में आ गया? ठीक है? तो आज हम यहां तक करते हैं। अगली क्लास में इस चैप्टर के और अलग अलग हम हिस्से करेंगे। आपको हर छोटा 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 जो चीज होता है उन सब के ऊपर एक एक एग्जाम्पल करवाया जाएगा, जैसे कॉल्स इन एडवांस, जैसे कॉल्स इन एरियर्स।
ठीक है कि नहीं? उसी तरीके से इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स। तो ये सारे छोटे 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 चीज़ों के ऊपर नोट्स बना करके जब ये नोट्स फिनिश हो जाएंगे तब हम आपके साथ असाइनमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है कि नहीं? जब ये बेस पक्का होगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, बेस पुअर होगा तो हर क्वेश्चन में अटक के चलना पड़ेगा। ठीक है? तो एक काम है, आप ऐसा मत सोचिए कि ये काम नहीं है, आज बहुत आसान है। जो शुरू का किया हुआ काम है ना, बड़ा आसान लगता है, पर वही सबसे मुश्किल काम है। रीजन ये है कि आसान चीज समझ करके हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये तो आता है, और जनरली इसी में वीकनेस के कारण हमारी फ्यूचर में स्पीड स्लो होती है, और इसी में वीकनेस के कारण फ्यूचर में हमारा क्या होता है, क्वेश्चंस में गलती होती है। तो इसको आसान मत समझिए, इसको ये सोचिए कि इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करके हमें इसको इतना स्ट्रेंथन कर देना है कि आगे हमें सोचना भी ना पड़े कि एंट्री कैसे बनेगी। समझ में आई बात? फटाफट क्या बनना चाहिए हमारा। ठीक है? और आप ये याद बात रखिए, आज जो मैंने एंट्री करने का तरीका सिखाया, ये थ्रू आउट द सिलेबस यही सिस्टम फॉलो किया जाएगा। तो अगर आपको ये सिस्टम हमेशा याद है, हर क्लास में आने से पहले इस सिस्टम को रिवाइज करके आओ, हर क्लास में आने से पहले वो इतना पक्का हो जाए कि आपको बिल्कुल क्या हो, ठीक है कि नहीं, जब एंट्री बनाने पड़े तो फटाक से तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो जाए कि एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, गेन है, क्या है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो वो इमीडिएटली आपके पास क्लियर होना चाहिए, और बीच बीच में आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है? चलिए जी, अगली क्लास में मिलेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।